नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर इसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। शायद परसों वाले वीडियो में जो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में जो भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी कि वो उदासीन रहेगा यूक्रेन और रूस के बीच में, तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच में, और यह भी बताया गया था कि पुतिन वो काम कर रहे हैं अपने रूस की क्षेत्रीय अखंडता के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, वो अभी नहीं तो 20, 30, 50 साल के बाद वो याद किए जाएंगे। और उस संबंध में ये भी बताया गया था कि जो गद्दारी इस नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसको जो कि भारत के संदर्भ में कम से कम देश के भारत के लोग देखें और रूस के लोग देखें कि वही अपनी क्षेत्रीय अखंडता के लिए वो यूक्रेन के आगे भी अपनी रक्षा यानी यूक्रेन तक अपना अधिकार वो जतलाते हुए आगे भी जो सोवियत संघ के जो देश हैं, खास करके आपके ये पोलैंड या फिनलैंड, जो भी फिनलैंड है और इस्टोनिया और लिथुआनिया, लाटविया, वो भी जो कि नाटो में जाने का जिनके लिए वो षड्यंत्र हो रहा है, उन सबको जो है वो नाटो में न जाएं, इस तरह का बचाव वो पुतिन जी कर रहे हैं। तो ये अपने क्षेत्रीय अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। वो बात तो लेकिन नेहरू ने जो गद्दारियां की, तो उस वीडियो को देख करके, जरा देखिए उस वीडियो को देख करके, वो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी के कुछ नेता लोग अपने छोटे भाइयों को सिखा पढ़ा करके जो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी के पास भेजे थे, तो उनको बस यही दिखा कि ये नेहरू की नीति रही गुड निरपेक्ष। तो उसी बात का ये समर्थन करते हैं यूट्यूब वाले सर। लेकिन नेहरू की जो गद्दारियां जो बताई जा रही हैं इस भारत के खिलाफ,
उस पर जेएनपीसी क्यों चुप है? उसका भी तो खुलासा करे वो भले खुलासा न करे, भले ये बीजेपी वाले उसको छुपाएं, कोई भी छुपाए, अब देश के लोग जानना शुरू कर दिए हैं। बौद्धिकवाद भले उस पर वो उदासीन रहे, लेकिन देश के लोग जान रहे हैं इस देश के साथ नेहरू ने कितनी बड़ी गद्दारियां की हैं, जो कि इतिहास में पूरे इतिहास में देख डालिए, और पूरा इतिहास जो है वो मैंने पूरा उसकी छानबीन कर डालिए, आपको कोई नेहरू के स्तर का इस भारत का दुश्मन, भारत का द्रोही आपको मिल नहीं सकता। लेकिन यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अद्वितीय यूनिक इंस्टांस है कि इसके पाप को ढकने के लिए कितना बड़ा तंत्र, कितनी बड़ी मशीनरी लगी हुई है, और उसके पाप को ढकने के लिए ये बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहती है, वह भी नेहरू के पापों को और जेएनपीसी के पापों को ढकने के लिए क्या क्या साजिशें, क्या क्या षड्यंत्र वो कर रही है। भारतीय जनता दल तो पूरे देश में भारतीयता के माहौल को लाने के लिए फिलहाल सोशल मीडिया के, यूट्यूब के माध्यम से जो ये कोशिश और आंदोलन चला रहा है, और हमारी भारतीय अवाम इसमें शरीक भी हो रही है। भारतीय जनता दल के इस प्रयास को बल भी दे रही है, ताकत भी दे रही है, लोग शामिल भी हो रहे हैं, ऐसी भी खबरें हैं। और इस तरह की खबरों से ये जो दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, और जो हमारे भारतीय समाज में विखंडन और जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, भाषाई आधार पर, प्रांत आधार पर विखंडन करके जो विखंडन पैदा करते हैं, और इसी विखंडन के आधार पर हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बनाते हैं, और उनसे वोट छीनते हैं, और सत्ता हथियाने की साजिश करते हैं। ये बहुत बड़ा अभिशाप अपने देश पर, अपने देशवासियों पर ये चल रहा है, और इसको कई रूपों में भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपने आदरणीय भारतीय अवाम को यह स्पष्ट कर रहा, बता रहा है, समझा रहा है। ये तो उसका उद्देश्य है। लेकिन बीच में इस भारतीय एकता को खंडित करने के लिए और इस माहौल को बिगाड़ने के लिए जो है कोई अवसर ये सब छोड़ नहीं रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर ये पत्थरबाजी कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी रास्ते से वो उसका जुलूस निकला, उसकी अनुमति थी या नहीं थी, वो उतना खतरनाक नहीं है। ये पत्थरबाजी और हिंसा कोई जुलूस के कारण है, ऐसा नहीं है। ये सुनियोजित था, ये प्री प्लान्ड जिसे कहते हैं। और जब प्री प्लान्ड होता है तो वो चीज सिर्फ पत्थरबाजों तक ही वो सीमित नहीं रहता है। इसमें जो है और भी शक्तियां, और मैंने पहले ही बताया है, और हमारे देश के सभी लोग इसमें जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी काकस, और आम आदमी पार्टी के लोग, और जहां भी वाम दलों के लोग, ये उनका समर्थन होता है। तभी जाकर के इसकी जो है वो सुनियोजित और ऐसे तत्वों का
ऐसे तत्व जो है इन्हीं पार्टियों के द्वारा जो है वो पाले जाते हैं और वही सुनियोजित ढंग से जो है ये करवाते हैं। और इनकी पहचान ये होती है कि जब ये पत्थरबाजी हो रही होती है तो वो पत्थरबाजों पर न तो कोई एक शब्द बोलते हैं, न तो उस पर कोई टिप्पणी करते हैं, और इधर उधर जो है कभी बोलेंगे। उनके तर्क जरा सुनिए, आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है, आपका पुलिस का फेल्योर है, आप क्यों नहीं कर पाते। लेकिन उन पत्थरबाजों के अपराध को ये कभी नहीं कहते हैं आकर के टीवी चैनल पर। और इतना ही नहीं, इस बीजेपी को इस जीएनपीसी ने आजमा लिया है। क्या आजमा लिया है कि अपराध खुद करती है जीएनपीसी और उसका ठिकरा फोड़ती है बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी आरएसएस उसको स्वीकारते हैं। ये चला रहा है सिलसिला जो है 60-70 सालों तक। थोड़ा सा बदलाव भले हुआ होगा इधर उधर। वही चीज जीएनपीसी का जो अवतार है, जो उससे भी खतरनाक है आम आदमी पार्टी, वही हथकंडा वो अपना रही है। इससे आम आदमी पार्टी के ही लोग इस पत्थरबाजी की जो योजनाएं है उसमें शामिल हैं सब, और उल्टे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अंसार बीजेपी का आदमी है और बीजेपी जो गुंडों और लफंगे की पार्टी है, वही पत्थरबाजी करवा रही है, और ये गुंडों और लफंगों की पार्टी है। अब वो आरोप झेल रही है बीजेपी, अब वो आरोप भी झेल रही है और इधर उधर का वो जवाब भी दे रही है। तो इस तरह का माहौल जो है बीजेपी ने पैदा किया है जीएनपीसी को बचाने के लिए। 60-70 सालों तक जो है सारे जो अपराध जीएनपीसी के थे उसका आरोप अपने ऊपर लेकर के जीएनपीसी वाले, बीजेपी वाले और आरएसएस वालों ने ये आदत खराब कर रखी है जीएनपीसी की, और उसी का फायदा उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, जो कि जितनी भी पत्थरबाजी या हिंसा की वारदातें हैं, जिसके लिए सिर्फ जो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंदा चौकड़ी काकस और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी खुद उल्टे आरोप वो लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी जो है गुंडों और लफंगों की पार्टी है, उसी ने सारा हिंसा करवाया है और वही इसके लिए जिम्मेदार है। इस तरह का एक ट्रेंड चल पड़ा है, लेकिन इसके आयाम और भी आगे हैं। जब उन्हीं पत्थरबाजों से संबंधित माने उन उपद्रवियों पर जो कि अवैध कब्जे में उनकी कॉलोनी और पर जो है बुलडोजर जब चलता है, तब ये सब के सब चले आते हैं उनके बचाव में। आम आदमी पार्टी वाले भी चले आते हैं और जीएनपीसी वाले भी चले आते हैं और ये वामदल वाले भी चले आते हैं और जमायते उल मैंने वो जमायते उल हिंद करके कोई संस्था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। जमायते उल संस्था वो तब नहीं पहुंचती है जबकि पत्थरबाजी होती है, और जब उन पर कार्रवाई होती है तो तब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट भी स्टे देता है। सवाल इस बात का है कि यह अपराधियों को बचाने का जो एक तरफा इन समूहों का जो सुनियोजित इन समूहों का जो एक षड्यंत्र है, ये कब तक चलता रहेगा। ये जीएनपीसी वाले तो खुद अपराध करवाते हैं, करवा भी रहे थे, लेकिन आज ये बीजेपी जो है
बीजेपी के शासनकाल में जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हिंसा, उपद्रव, पत्थरबाजी, तो बीजेपी क्या कर रही है कि सिर्फ जो पत्थरबाज किस्म के जो उपद्रवी हैं उन पर तो बुलडोजर चला रही है, लेकिन जो इसको सुनियोजित ढंग से करवा रहा है, जो मुख्य किरदार है जीएनपीसी और आम आदमी पार्टी, उस पर बुलडोजर ये चलवा नहीं रही है। जबकि सबसे पहले बुलडोजर जो है आम आदमी पार्टी पर चलाया जाना चाहिए। संजय सिंह जो आकर के दहाड़ रहा था टीवी चैनल पर, और जो है इनसे सुधांशु त्रिवेदी से बहस कर रहा था, सुधांशु त्रिवेदी को भीगी बिल्ली वो बना रहा था, तो संजय सिंह के मकानों पर जब तक संजय सिंह जैसे लोगों के पर बुलडोजर बीजेपी नहीं चलाएगी, तब तक इस तरह की घटनाएं बंद नहीं होंगी। बीजेपी जब तक जीएनपीसी से मतलब है कि ये दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पर बुलडोजर नहीं चलाएगी, तब तक इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, हिंसा, उपद्रव, वो भी किसी पांथिक अवसर पर, ये घटनाएं और किसी न किसी बहाने ये बंद नहीं होंगी। ये हिंदूवादी जो संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद की हो, चाहे वो बजरंग दल की हों, जो हिंदू युवा वाहिनी की हों, यहाँ तक बीजेपी की हों, वो सिर्फ जो है पत्थरबाजों पर ही वो निशाना साधते हैं, और आम आदमी पार्टी के आगे भीगी बिल्ली बनते हैं, जीएनपीसी वालों के आगे भीगी बिल्ली बनते हैं। और कार्रवाई की जब बात आती है, तो सिर्फ जो है वो जो उपद्रवी तत्व हैं, उनमें से कुछ एकाध पर कार्रवाई करके बस दिखा देते हैं कि भाई ये कार्रवाई हो गई। लोग उदाहरण देते हैं कि दुबई, जो संयुक्त अरब इमारात की राजधानी है दुबई, लोग कहते हैं कि यदि कोई पैसा छोड़ दीजिए, अपना पर्स छोड़ दीजिए, तो वो गायब नहीं होता। क्यों नहीं गायब होता? वहाँ दंड का जो विधान है वो बहुत ही सख्त है, और यहाँ इतनी बड़ी गलती वो बार बार हो रही है, और छोटा सा दंड जो है, वो जो बुलडोजर जब चल रहा है, तो उसके खिलाफ जो है जमाते उल हिंद चला रहा है, असदुद्दीन ओवैसी वो चला रहा है, और उसके प्रवक्ता चले आ रहे हैं, अंसार रजा चला रहा है, और जो है ये जीएनपीसी वाले चले आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले चले आ रहे हैं। वृंदा करत आकर के वो जो है सो जा रही है। तो मोदी महोदय से ये उम्मीद की जाती है कि यदि आपको इस तरह से बंद करना है, तो पत्थरबाजों पर कार्रवाई आप बाद में करिए। यह आम आदमी पार्टी पर, खास करके केजरीवाल की संपत्तियों पर बुलडोजर जो है पहले आप चलवाइए। संजय सिंह की संपत्तियों पर बुलडोजर जो है वो पहले चलवाइए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की संपत्तियों पर बुलडोजर पहले आप चलवाइए, तब बंद होगा ये। और इस तरह की घटनाएं जो है मैंने देश ने मोदी काल में अक्सर देख लिया है। किस तरह की उपद्रव होते हैं, हिंसा होती है, देश में अराजकता फैलाई जाती है, देश को अस्थिर करने की साजिशें होती हैं। और मोदी जी क्या करते हैं? सिर्फ उपद्रवियों पर, वो भी एका दुक्का, और जो उपद्रव करवाता है, जो भड़काता है,
उसको बचाते हैं। तो मोदी महोदय, इससे हमारे देशवासियों को निजात नहीं मिलेगी जब तक पहले कार्रवाई जेएनपीसी पर, आम आदमी पार्टी पर, वाम दलों पर कार्रवाई अब नहीं करेंगे, इस तरह की वारदातें बंद नहीं होंगी। और आप करते क्या है ये भी देख लिए, ये पीएफआई पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये पीएफआई इसी जेएनपीसी की एक शाखा है, जेएनपीसी को बचाएंगे। ममता बनर्जी की पहले इनका नमूना पहले देख लीजिए, मोदी महोदय का। ये ममता बनर्जी कितनी देश के लिए खतरनाक है और उसकी गतिविधियां देश देख रहा है। तो ममता बनर्जी को की सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे, उसको पालेंगे, उसको दिल्ली बुलाएंगे और गलबैयां करेंगे उससे, और कार्रवाई के नाम पर उसके कोई भतीजा वगैरह अभिषेक बनर्जी को के पास ईडी भेज देंगे, सीबीआई में। ये इनकी कार्रवाई की पद्धति है, सिस्टम है इनका कार्य करने का इनका तरीका। इससे इतने बड़े अपराध को का इलाज ये करते हैं। और यही नहीं, ये मोदी महोदय को भी मालूम होगा, बीजेपी वालों को भी मालूम होगा कि पिछले विधानसभा पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद इसी टीएमसी के गुंडे, टीएमसी पार्टी के गुंडे उस हमारी भारतीय अवाम के खिलाफ हिंसा किया और यहाँ तक कि कुछ बलात्कार की भी बातें सामने आई, जिनको टीएमसी वालों ने समझा कि इन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी हिंसा किया। और इसको खत्म करने के लिए इस कार्य मोदी ने कुछ नहीं किया। वहां की जनता उस टीएमसी से डर गई और इस मोदी से निराश हो गई। जनता ही नहीं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो भी निराश हो गए। और उसका दुष्परिणाम, जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी का वोट परसेंटेज इतना गिर रहा है। यानी टीएमसी के लोग जो है, जो विधानसभा है, तो उसमें यानी 36,000 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। लोकसभा है तो 3.5 लाख से वो जीत रहे हैं। लगता है कि वहां पर कोई विरोध है ही नहीं। तो पूरी काफी जो है बीजेपी की इकाइयां समाप्त हो गई, उन लोगों ने इस्तीफे दे दिए। क्योंकि मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता अपने को पश्चिम बंगाल में असुरक्षित जो है वो महसूस कर रहे हैं। वो बेचारा राज्यपाल तो झेल रहा है, वो उसकी व्यवस्था है, न तो इस्तीफा वो दे सकता है और न तो कहीं जा सकता है। तो वो तो झेल रहा है। लेकिन जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो उनका कैडर है, वह तो डिमोरलाइज होकर के काफ़ी इस्तीफा दे करके अपना जो है इनसे इस कार्य बीजेपी से और कार्य मोदी से वो अपना पल्ला जो है वो छुड़ा रहा है, जिसका परिणाम जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं, बीजेपी का वोट परसेंटेज जो गिर रहा है वो अपने आप को दिखा रहा है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी हारे या जीते, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि वो जो ममता बनर्जी का इलाज होना चाहिए, और ये मोदी महोदय जो ममता बनर्जी को बचा रहे हैं, उसकी कीमत मोदी जी को, बीजेपी वालों को चुकाना पड़ेगा। ये प्रश्न है। और यही नहीं,
और बहुत पहले से बचा रहे हैं। ये गहलोत की भी सरकार को बचा रहे थे। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी वो बचाए थे। कोरोना काल में ये सब के सब जो है कोई जो है वो रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा है, कोई ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहा है, और ये झूठ मूठ का पता नहीं क्या ये जो है वो मीटिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों से। जो कोई मुख्यमंत्री इस मोदी महोदय की बात सुनने वाला नहीं है, उल्टे सब आरोप वो लगा रहे हैं और वो हर चीज की यानी कालाबाजारी कर रहे हैं। तो ये कायरता और ये अराजकता वो देश को जो है वो महंगी पड़ रही है। और सभी जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं उनको अच्छी तरह मालूम हो गया है ये कायर किस्म का जो मोदी है ये किसी भी देश विरोधी ताकत के खिलाफ कुछ भी करने वाला नहीं है। ये बहुत करेगा तो उपद्रवी और हिंसक तत्वों में से एकाध के खिलाफ कार्रवाई कर देगा, लेकिन जो इस तरह की योजना बनाते हैं, षड्यंत्र करते हैं, जो इन उपद्रवी और हिंसक तत्वों से हिंसा करवाते हैं, उनका ये बचाव करेगा ये मोदी जो है। तो वो भी जान कर तो इसलिए उनके हौसले बिल्कुल बढ़े हुए हैं। और देश किसी न किसी बहाने इस तरह के अस्थिरता के दौर में और इस तरह के और हिंसा के दौर में वो जाता रहेगा जब तक ये मोदी ये बैठा रहेगा शासन पर और उसकी कायरता वो जारी रहेगी। तो बात चल रही थी कि दुबई में एक बार छोड़ दिए, पैसा छोड़ दीजिए तो गायब नहीं होता, इसलिए कि वहाँ दंड का प्रावधान बहुत सख्त है और यहाँ इतने बड़े अपराध हो रहे हैं और मोदी की कायरता जो है सारे अपराधियों को और देशद्रोहियों को बचा रही है। सवाल इस बात का, तो जिसमें बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर मैंने इन जो उपद्रवियों के मकानों पर, हालांकि वो ये दिखाया जा रहा था कि ये एमसीडी के लोग जो है जो माने अतिक्रमण है अवैध कॉलोनी के रूप में, वो बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश की बात चल रही थी कि वो कम्युनिकेट नहीं हुआ, तब तक वो जारी रहा, लेकिन जब वो लिखित में आया तो बंद भी हो गया। तो ये बातें उतनी मैटर नहीं करती हैं। मैटर की आंतरिक सुरक्षा जो है इस कायर मोदी की जो हाथों में है वो बिल्कुल तार हो गया है। इस बात को बिल्कुल भारतीय जनता दल स्पष्ट कर रहा है कि इस कायर मोदी को जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं वो अच्छी तरह जान गई हैं कि कुछ भी करिए ये मोदी कुछ कर नहीं सकता। और जो है मोदी के जितने भी सिपा सालार हैं, यूट्यूबर हैं, उन उसकी कायरता को छिपाने के लिए, ढकने के लिए तरह के वो बहाने और वो ढकते रहते हैं। मोदी की कायरता और जीएनपीसी के पापों को कुछ थोड़ा बहुत वर्णन कर देते हैं। जैसे डीके दुबे के एक उनका यूट्यूबर चमचा किस्म का है, तो वो ये सुना गया है कि वो जो नेहरू ने गद्दारी की थी, गद्दारी तो बहुत है, लेकिन भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है और संस्थापक सदस्य होने के कारण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी सम्मान में उसको सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट वीटो पावर वाली वो भारत को गो दिया था। इस गद्दार नेहरू ने जो अस्थायी सीट वाली मैंने सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट वीटो पावर वाली जो मिली हुई थी वो उठाकर हमारे दुश्मन चीन को दे दिया। उसी को ये ढक रहा था ये गद्दार डीके दुबे और उलुल जुलुल तर्क देकर के। तो जितने भी बीजेपी के
ये पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं, हालांकि सबका नाम तो मैंने हमको याद भी नहीं है और न हमको नाम इनका लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी अवाम, हमारी भारतीय अवामदार इनके चरित्र को जरा देखिए। खास करके उनमें एक है वो हर्षवर्धन त्रिपाठी और ये DK दुबे और ये प्रदीप सिंह, इसके बाद मनीष ठाकुर, मनीष कुमार और मनीष शुक्ला भी है शायद, इसी टाइप के है सब। तो उनका काम क्या है कि GNPC हुआ, आम आदमी पार्टी हुआ, कोई भी हुआ, थोड़ा बहुत उसका ये वर्णन कर दिया, लेकिन मोदी जी पर जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, मोदी जी की कायरता है, इस पर वो एक शब्द नहीं बोलते। और नेहरू की, GNPC वालों की जो देश के खिलाफ उनकी गतिविधियां, जो गद्दारियां हैं, उस पर सब एक शब्द नहीं बोलते। तो इस किस्म के बीजेपी के जितने भी सिपहसालार हैं और अपनी जो आदरणीय भारतीय अवाम से एक उदाहरण मैं और पेश कर रहा हूँ कि किस प्रकार बीजेपी के लोग इस GNPC के पापों को किस प्रकार ढकते कैसे हैं। तो उसी का एक प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, वो जलियांवाला बाग पर बोल रहा था। वो सुधांशु त्रिवेदी जो है, ये नहीं बताया कि जलियांवाला बाग जो है वो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल जो हमारे जो नेता थे, जो कि जेल में बंद थे, उन्हीं को छुड़ाने के लिए, जो कि जेल में बंद थे उन्हीं को छुड़ाने के लिए वो अमृतसर की जेल में बंद थे, उनको छुड़ाने के लिए बैसाखी के दिन जो है लोग इकट्ठा हुए थे। और उसी दिन जो है जनरल डायर ने चारों ओर बंद करवा कर के गोलियां चलवाई थी, लोग उसमें मारे गए। ये घटना थी और उसका बदला लेने के लिए हमारे जो अमर शहीद उधम सिंह यानी 7 समुंदर पार करके कैसे कैसे वहाँ गए होंगे और जाकर के ब्रिटिश की संसद में जाकर के जनरल डायर को गोली मारा। जब ब्रिटिश संसद में जनरल डायर को इन्होंने, हमारे अमर शहीद उधम सिंह ने गोली उसको मारा, तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी हमारे अमर शहीद उधम सिंह को कायर बोला, नेहरू ने भी कायर बोला। इस तरह से अपमानित करते हैं सब। तो इस बात को ये सुधांशु त्रिवेदी जो है पूरा उसको खा गया, इसको नहीं बोला वो। तो जरूर बोला कि ये राउलेट एक्ट के विरुद्ध में था और राउलेट एक्ट था क्योंकि बगैर किसी अपराध के, बगैर किसी मुकदमे के वो आपको ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश जो पुलिस जो है वो अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी सरकार की पुलिस जो आपको बंद कर सकती है। वो तो जो अपने स्थान पर था, लेकिन वो सुधांशु त्रिवेदी इतना तो कबूला कि प्रथम विश्व युद्ध में ये कांग्रेस जो कि अपने कहते कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, इस कांग्रेस ने उसी अंग्रेजी सरकार का समर्थन किया था प्रथम विश्व युद्ध में। इतना तक तो बोला वो ये सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन जो लार्जर पिक्चर थी, जो कि गद्दारी थी इन कांग्रेसियों की और
मोहनदास करमचंद गांधी की, उसको ये छिपा गया सुधांशु त्रिवेदी। कैसे छिपाया मैं बता रहा हूँ। प्रथम विश्व युद्ध में इन कांग्रेसियों ने, जो कि कांग्रेसी दम भरते थे कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो प्रथम विश्व युद्ध में ये कांग्रेसी अंग्रेजी सरकार के साथ चिपके हुए थे, उसका समर्थन कर रहे थे। और समर्थन तक ही नहीं, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी सेना में भारतीयों को भर्ती करवाया। यही नहीं, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंग भंग किया गया, यानी बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। उसी के विरुद्ध में एक स्वदेशी आंदोलन चल रहा था अपना। उस स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए, उस स्वदेशी आंदोलन के जवाब में इन अंग्रेजों ने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को अफ्रीका से लाकर के पैराशूट करवाया, यानी यहाँ पर उतरवाया। और आते ही उसने बोला कि और उसका यानी सार्वजनिक उसका वक्तव्य है, पब्लिक स्टेटमेंट है कि मैं ब्रिटिश सरकार का वफादार, मैं ब्रिटिश हुकूमत का वफादार हूँ। भारतीयों को भी चाहिए कि इस ब्रिटिश हुकूमत के प्रति अपनी वफादारी को साबित करें। ये उसके सार्वजनिक वक्तव्य हैं, जिसको कि ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और उसी का मोहनदास करमचंद गांधी कह रहा है कि हम ब्रिटिश सरकार के वफादार हैं, भारतीयों को भी चाहिए कि ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को साबित करें। इस तथ्य को ये सुधांशु त्रिवेदी निकल गया, नहीं कहा इसने। और यही बोल करके इस मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है ब्रिटिश की सेना में, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए ब्रिटिश की सेना में भारतीयों को भर्ती कराया। ये गद्दारी है। इस गद्दारी को सुधांशु त्रिवेदी बिल्कुल निकल गया। इस प्रकार जो है बीजेपी के लोग, सुधांशु त्रिवेदी जैसे के लोग इस कांग्रेस को बचाते हैं, उनकी गद्दारियों को छिपाते हैं। और ये सुधांशु त्रिवेदी ये भी नहीं बताया कि हमारे देश में जो स्थिति आज है वही तब भी थी। कट्टरवादी तत्व, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, मैंने कहा कि वो हिंसक भी हैं, उपद्रवी भी हैं, लेकिन वो उनको संरक्षण किससे मिलता है? इन कांग्रेसियों से मिलता है, जेएनपीसी वालों से मिलता है, और वही करवाते हैं। इन सबों ने केरल में मोपला आंदोलन के नाम पर एक सांप्रदायिक जो है वो हिंसा फैलवाई, कत्लेआम किया। उस कत्लेआम को ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है उसको उचित ठहराया। जमाने से है ये सांप्रदायिक वो हिंसा थी, वो उसको ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको उचित ठहराया। और जबकि वो जो अनी बेसेंट थी, वो आयरलैंड की महिला, जो कि इसी आज़ादी के आंदोलन में मैंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो भी संघर्ष कर रही थी। उन्होंने गांधी के इस नीति का पुरजोर वो विरोध किया कि तुम ये क्या कर रहे हो? एक सांप्रदायिक हिंसा में उपद्रवियों का और हिंसक तत्वों का, उपद्रवियों का या हिंसक तत्वों का बचाव कर रहे हो। इस तरह का सवाल जो है अनी बेसेंट ने भी इस गद्दार
मोहनदास करमचंद गांधी से किया था। तो इस जमाने से है। समाज में मैंने भारतीय समरसता को तोड़ने के लिए जो कट्टरवादी तत्व हैं, जब भी हिंसा करते हैं, ये चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे राजीव हो, चाहे ये हो, ये उसके बचाव में उतर जाते हैं। और सुधांशु त्रिवेदी जैसे है लोग उनके पाप को छिपाते हैं, मोदी जैसे लोग जो है उसकी रक्षा करते हैं। समस्या तो यही है, ये समस्या की समस्या की यही जड़ है। तो वो जो कट्टरवादी तत्व जो है कट्टरवादी तत्व का एक विशेषता रहती है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के। मैं देखिए इस बात को बराबर कहता हूँ कि हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन का तबके का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मुल्क के प्रति वफादार है, वो देशभक्त है और वो सबके साथ रहना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें से कुछ कट्टरवादी तत्व हैं जिसमें कि कुछ मूल्य और कटमूल्य भी शामिल हो सकते हैं। वह इसी जीएनपीसी के द्वारा समर्थित और पाले पोसे जाते हैं। और वो 1947 के पहले भी यही बात थी। और उनकी विशेषता होती है कि उनके आदर्श जो है भारत में नहीं मिलते हैं। उनके आदर्श हमेशा भारत के बाहर सऊदी अरबिया में मिलेंगे, टर्की में मिलेंगे। तो टर्की की बात को, टर्की के खलीफा की बात को लेकर के वही तत्व भारत में खलीफत आंदोलन चला रहे थे। वो खलीफत आंदोलन जो है 1919 में चला रहे थे। तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उस खलीफत आंदोलन को नाम बदल दिया, उसका नाम रख दिया खिलाफत आंदोलन। ये सारे तत्व को ये सुधांशु त्रिवेदी जो है मैंने जो कि जीएनपीसी के सारी गद्दारी के पापों को ढक रहा था, इसको निकल गया वो कि कट्टरवादियों द्वारा वो चलाया जा रहा है खलीफत आंदोलन का नाम में बस नाम बदल दिया। खलीफत आंदोलन का नाम बदल करके उसने कर दिया खिलाफत आंदोलन, और फिर उसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया। और फिर इसके बाद उसको आजादी की जंग के आंदोलन का नाम दे दिया खिलाफत आंदोलन। इस तरह की गद्दारी है मोहनदास करमचंद गांधी की। और मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी को छिपाने के लिए बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी वगैरह इस तरह से जो है उसकी गद्दारी को निकल जाते हैं, कहते नहीं, नाम मात्र को बोलते। आदरणीय भारतीय भाई बहनों, भारतीय एकता की जो मेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी है, वह हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता, यह भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, जिसको कि आप हिंदू मुस्लिम कहते हैं, के बीच की एकता जो है भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है। हर देश विरोधी ताकत या विदेशी ताकत इसी एकता को तोड़ने के लिए बराबर उसकी साजिश वो चल रही है। खास करके 1857 की लड़ाई, जो हमारी जंग थी, हमारी आज़ादी की लड़ाई, उसके बाद से इस बात को बराबर देख रखिए। अब इस भारतीय एकता को विखंडित करने का हमको सबसे आसान तरीका है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता न होने पाए कि बराबर वो साजिश चल रही है। ये जो भी रामनवमी के अवसर पर पत्थरबाजी या किसी भी सीए के अवसर पर जो है वह सिर्फ जो है हमारे हिंदू मुस्लिम या हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और
इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता को तोड़ने के लिए, उन्हें नफरत फैलाने के लिए। ये परमानेंट एक साजिश है, और ये साजिश जो है देश विरोधी ताकतों के द्वारा, और उसमें सबसे आगे जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस, और ये आम आदमी पार्टी वाले, टीएमसी वाले, और जो है एनसीपी वाले, समाजवादी पार्टी, और सभी उसमें शामिल है। इन्हीं की शय पर जो है वो किया जाता है। मोदी जो कायर महोदय हैं, सिर्फ कुछ उपद्रवियों पर कार्रवाई करके इन सारे देश विरोधी ताकतों को बचाते हैं। देश की व्यथा कथा यही है। वो सुधांशु त्रिवेदी महोदय, यही तो वास्तव में यही देश को जानना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग वास्तव में देश के साथ गद्दारी करते हैं। जो देश के गद्दारों को बचाए, वो गद्दार है इस देश का। वो बोले कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1905 में या 1906 में जो है वो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बोल करके जो है पूर्ण स्वराज की बात कही थी। ऐसी बात नहीं है। वो त्रिवेदी महोदय जो अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भगाना जो है, हमारे इन अमर शहीदों का, खास करके हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह जी की जो क्रांतिकारी जो है वो आंदोलन था, उसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को पूर्ण रूप से यहाँ से भागना है। ये तो जो कांग्रेसी जो माने अंग्रेजी सरकार के चमचे थे, मुखबिर थे, दलाल थे, ये तो नाम मात्र के लिए जो मांग कर रहे थे कि बोले थे कि हमको आज़ादी नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ डोमिनियन स्टेटस भैया दे दो, तुम वो फाइनल अथॉरिटी के रूप में तुम बने रहो, और जो है हम डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाएगा, तो कुछ इसमें लूटपाट के धंधे वो चलते रहेंगे। तो ये हमेशा डोमिनियन स्टेटस ही मांगते रहे। ये कभी भी मैंने पूर्ण स्वराज की बात कभी नहीं कहा। पूर्ण स्वराज का मुद्दा किसका था? हमारे इन क्रांतिकारियों और अमर शहीदों का था। मैंने अभी बताया है, ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह का। लेकिन ये मुद्दा चुराने में भी बहुत शातिर है। जब ये मुद्दा जो है हमारे क्रांतिकारियों का हमारी आवाम में लोकप्रिय होने लगा, जब लोकप्रिय होने लगा तो उसको चुराने के लिए फिर ये मोहनदास करमचंद गांधी ने साजिश किया। क्या किया कि उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो मोतीलाल नेहरू था, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का नंबर था वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने का। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी सरदार पटेल को तब भी धक्का दे दिया, फिर सामने कर दिया उस गद्दार नेहरू को। कब? जबकि वो हमारे क्रांतिकारियों का मुद्दा था, यानी कि अंग्रेज जो है पूर्ण रूप से भागे हैं, यानी जो है ये पूर्ण आज़ादी। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मुद्दा जो है क्रांतिकारियों वाला वो चुरा करके गांधी जो है उसको अपना मुद्दा बनाने के लिए, कांग्रेस का मुद्दा बनाने के लिए सरदार पटेल जो कि कांग्रेस अध्यक्ष बनते और वही घोषणा करते, तो वो थोड़ी गनीमत रहती। उनको दरकिनार करके वो इस गद्दार नेहरू को आगे करके उसको अध्यक्ष बनवा करके तब उसे जो है वही लाहौर में यानी 30 जनवरी 1929 को घोषणा करवाया। ये सारी जो गद्दारी को ये सुधांशु त्रिवेदी नहीं बताया। तो और सुधांशु त्रिवेदी इस पर भी नहीं बताया, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी हमारे शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद
ये सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु की जो फांसी लगने वाली थी, वो तो इतना डिफाइनिंग मोमेंट था कि पूरे देश में एक रोष था, एक गुस्सा था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। तमाम बोरे के बोरे भर करके तमाम चिट्ठियां आती थी और इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी पर यह दबाव था कि कम से कम जाकर के वो जो है अंग्रेजी सरकार का जो नुमाइंदा था वायसराय, और उसमें लॉर्ड इरविन था वायसराय, उसे जाकर के मिल करके इन अमर शहीदों की फांसी वो रुकवाई जाए, ये रुकवाए ये मोहनदास करमचंद गांधी। और ये बीच में कई इस तरह के वक्तव्य दे करके वो बहानेबाजी कर रहा था, मैंने उनसे वायसराय से न मिलने के लिए। कभी बोलता था कि यदि एक भगत सिंह जाएंगे तो सैकड़ों भगत सिंह पैदा होंगे इत्यादि, इस तरह के उलूल जुलूल वो तर्क वो दे रहा था। लेकिन हमारे इन अमर शहीदों के प्रति जो है सहानुभूति कांग्रेस के अंदर भी फैलने लगी। कांग्रेस के अंदर से भी दबाव होने लगा कि भाई कि हमारे इन अमर शहीदों की फांसी रुकवाई जानी चाहिए। तब किसी तरह से मजबूर होकर के ये इसको जाना पड़ा और वहाँ लॉर्ड इरविन से मिल करके जो इसने षड्यंत्र किया वह भी देश को जानना चाहिए। तो देश और कांग्रेस पार्टी कर रहे थे कि जाकर के लॉर्ड इरविन से मिल करके इन अमर शहीदों का जो तीन विभिन्न नाम मैंने बताया है उनकी फांसी रुकवाओ। वहाँ जाकर एक पट्टी ये पढ़ा रहा है लॉर्ड इरविन को, ये कह रहा है कि भाई ये लोग तो जनता में बहुत लोकप्रिय हैं और यदि इनको कुछ हुआ तो बहुत बड़ा गुस्सा, बहुत बड़ा विप्लव और बहुत बड़ी अशांति फैल जाएगी, बहुत बड़ा विध्वंस फैल जाएगा। और जिसको कि आप भी, मैंने उनको वायसराय को बोला, जिसको कि आप भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करिए कि जो फांसी सुबह लगने वाली है वो शाम को ही लगा दीजिए और शाम को तब तक मामला वो रफा दफा हो जाएगा और आप कंट्रोल भी कर लेंगे और ये जब तक खबर फैलेंगे पहले आप कंट्रोल कर लेंगे। तो ये देश भेजा था। देश और कांग्रेस ने इससे ये उम्मीद की थी कि जा करके इन तीन अमर शहीदों की फांसी रुकवाएं। वहाँ जाकर के वह वायसराय से ये कहता है कि यानी फांसी रुकवाने के बजाय ये कहता है कि इनको 12 घंटे पहले ही मार दीजिए। अब जरा कल्पना करिए कि हम सभी ने जो गद्दारों के रूप में जयचंद का नाम सुना होगा, मीर जाफर का भी नाम सुना होगा। तो जयचंद ने जो है इस मुल्क के साथ गद्दारी करके मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। मीर जाफर ने अपने नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करके जो दुश्मन अंग्रेज का साथ दिया था, इसलिए वो गद्दारों के रूप में लोग उसको उसी रूप में देखते हैं। लेकिन जरा इसको देखिए, यानी मोहनदास करमचंद गांधी को, यह जो है हमारे शहीद आजम भगत सिंह, जो कि देशभक्ति के रूप में, कुर्बानी के रूप में, शहादत के रूप में सबसे आदर्श के रूप में जो है पूजे जाते हैं, लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, उनको 12 घंटे पहले ही मार देने की सलाह दिया जाता है। और देश क्या कह रहा है कि नहीं भाई इनकी फांसी को रोको,
तो इस मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी के आगे ये जयचंद और मिर्जाफर की गद्दारी तो बहुत बौनी लगती है ना। तो ये सुधांशु त्रिवेदी मोहनदास करमचंद गांधी की इस गद्दारी को भी जो है वो छिपाता है। तो सवाल इस बात का है, और सबसे बड़ी बात कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग इस बात को भी छिपाते हैं कि जब कांग्रेस पर तोहमत लगा था, और ये तथ्य जो है वो जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार भी इस तथ्य को छुपा नहीं पाते हैं, उसको घुमा करके और इन ट्विस्टेड फैशन, ट्विस्टेड मैनर वो कहते हैं, वो अपने इतिहास में लिखते हैं कि इस कांग्रेस पर एक आरोप लगता था कि यह अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल है। और सेफ्टी वाल तो एक डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल वर्ड है, लेकिन खाँटी शब्दों में यदि उसका शब्दार्थ या उसका भावार्थ निकाला जाएगा तो ये होगा कि वो अंग्रेजी सरकार की वो दलाल, मुखबिर और चमचे थी। और इसीलिए इस कांग्रेस ने, और कांग्रेस का जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी ये बराबर जो अंग्रेजी सरकार के साथ चिपका रहा, उसके प्रति कभी कभी सार्वजनिक रूप से भी वो यानी सार्वजनिक रूप से अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का वक्तव्य भी देता रहा। और ये देश को जानना चाहिए कि इसी वफादारी के चलते, अच्छा वो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज सरकार क्या करती थी कि इस तरह के चमचों को कुछ उपाधि दिया करती थी, राय बहादुर, नाइटहुड, इस प्रकार से। तो अंग्रेजी सरकार ने इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को इस तरह की जो वफादारी करता था वो अंग्रेजी सरकार के प्रति, तो उसको राय बहादुर की टाइटल मिली हुई थी अंग्रेजों के द्वारा। इसको भी वो सुधांशु त्रिवेदी इसको भी छुपा गया। अब सवाल यह है कि ये इस कांग्रेस ने हवा खड़ा किया कि उसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये तमाम तथ्य जो है जो भारतीय जनता दल अपने अवाम के सामने रख रहा है कि वो आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा जरूर पहनी थी, लेकिन वो अंग्रेजी सरकार के साथ मिल करके उसकी दलाली करते हुए, उसको मुखबिरी करते हुए, बल्कि जो हमारे क्रांतिकारी थे जो कि आज़ादी मैंने आज़ादी के लिए अपनी जान दे रहे थे, उनके खिलाफ ये साजिश करते थे। और खास करके, और इसमें भी देखिए क्या क्या साजिश बीजेपी करती है। बीजेपी हमारे अमर शहीद भगत सिंह को, या हमारे सुभाष चंद्र बोस को, अशफाकुल्लाह जी को, चंद्रशेखर आज़ाद को आगे नहीं लाती। बीजेपी की वो किसको लाएगी? सावरकर को और गोडसे। सावरकर को क्यों लाएगी? हालांकि सावरकर जी जो है बहुत बड़े देशभक्त थे, इसमें कोई शक नहीं है। अपने जीवन काल के कम से कम 35-36 वर्ष वो जेल में रहे, और उसमें भी कम से कम 10-12 साल वो यातना विषय हैं। अंडमान निकोबार की जो जेल है, ये कांग्रेस वाले न कोई यातना सा है, और माने कोई जेल में गए भी तो स्वर्ग जैसी सुविधाओं का भोग करते रहे, और जो है वो अंग्रेजों के द्वारा सभी सुख सुविधा का जो भोग करते रहे। और वहीं पर
यदि हमारे क्रांतिकारी बंद होते थे जेलों में, तो यातनाओं के साथ, जो अंडमान निकोबार की यात्रा तो अलग से है, इनकी चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी जो है किसी ने लिखा है निगम करके, तो उस कहानी को जरा पढ़िए। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये बीजेपी वाले कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद को आगे नहीं करेंगे, भगत सिंह को आगे नहीं करेंगे, ये सिर्फ आगे करते हैं गोडसे और सावरकर को। तो चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी में लिखा है कि ये जब ये बंद होते थे, चंद्रशेखर आज़ाद या अशफाकुल्लाह वगैरह जो है, तो इनको पूरी यातनाओं के साथ वहीं पर नेहरू यदि जेल में बंद हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी यदि जेल में बंद हुआ, तो अंग्रेजों के द्वारा प्रदत्त सारी सुविधाएं, और इसीलिए हमेशा ये मोहनदास करमचंद गांधी हमारे इन अमर शहीदों की आलोचना भी करते थे। उधम सिंह को ये मोहनदास करमचंद गांधी, ये गद्दार नेहरू ने उनको कायर बोला। तो सेफ्टी वाल की बात थी, और सेफ्टी वाल की बात कबूला है जेएनपीसी की चाटुकार इतिहासकारों ने भी, कि इस कांग्रेस पर तोहमत लगता था इसका, सेफ्टी वाल पर। वैसे भी सेफ्टी वाल की बात जब कही गई थी, तो 1890 वगैरह के दशक में ये बोली गई थी, और इसकी स्थापना भी हुई थी 1885 में। और शुरू में तो बोलते थे कि ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही अंग्रेजों ने करवाई ना। कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है कांग्रेसियों के द्वारा नहीं हुई, अंग्रेज के द्वारा हुई। अंग्रेज का जो रिटायर्ड आईसीएस था, और कभी वो कलेक्टर भी रहा है, वो इटावा का एओ ह्यूम, उसी ने वो स्थापित किया था। और उसका इतिहास पढ़िए, कांग्रेस की स्थापना का इतिहास, तो उसमें उसके कई नाम, अंतरंग मंडल, हमारी पार्टी, क्या क्या। तब इसने एओ ह्यूम ने वो अमेरिका से शब्द लाया, कांग्रेस। अमेरिका में कांग्रेस जो है, ये दोनों जो सदन है, मतलब कि वो उच्च सदन और निचला सदन, मतलब कि जो उनका सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इन दोनों को मिलाकर के वहाँ पर कांग्रेस कहते हैं। वही कांग्रेस शब्द ये ला करके चिपकाया एओ ह्यूम ने। और शुरू में कांग्रेस को बोलते थे चूंकि, और क्या वो पिटीशन एप्लीकेशन की पार्टी कि कुछ पिटीशन दे दिया, कुछ एप्लीकेशन दे दिया, थोड़ी सी रेवड़ी मिल गई, वो रेवड़ी बांट दिया कि हाँ हम ये वो अंग्रेजों से मिन्नत करके लाए हैं, कि यही इनका धंधा था। तो लेकिन ये सबको मालूम होना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति थी, वह हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच है, अर्थात जिसको आप लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वो उसकी एक मिसाल थी, वो पराकाष्ठा थी। उसमें शामिल हमारे मंगल पांडे का नाम तो घर आता ही है, लेकिन बरेली से खान बहादुर खान या बख्त खान भी कहते हैं उनको, और यहाँ से फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और कानपुर से वो नाना साहब, और नाना साहब के सहायक थे मौलवी अजीमुल्ला खान। लखनऊ से बेगम हजरत महल, फिर तात्या टोपे, और बिहार में जगदीशपुर जो कि आरा जिले में पड़ता है, वहाँ से कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल थी।
और अंग्रेज वो कुचल तो दिए थे इसे, इसको बगावत बोलते थे। और वो इसकी विफलता सिर्फ इसलिए हुई कि जो निर्धारित तिथि थी शायद 10 मई के आसपास था, और उसके पहले ही जो है खास करके ये मंगल पांडे वगैरह जो है पहले ही वो शुरू कर दिए, और जो पहले शुरू होने के कारण जो है वो अंग्रेज वो चौकन्ने हो गए, वो उसका भंडा फूट गया कि बगावत का है ये। तो फिर उस बगावत को इन अंग्रेजों ने बड़े बेरहमी से कुचला, यानी जिस भी गांव से कोई भी क्रांतिकारी उसको दिखाई दिया, पूरे गांव को उसने फुकवा दिया, पेड़ों पर जो लटका कर वो हत्याएं करवाई, तो हम बहुत बेरहमी से कुचला। जैसे 1857 की हमारी जो आज़ादी की प्रथम प्रमुख क्रांति को उन्होंने कुचल तो दिया, दबा तो दिया, लेकिन अंग्रेज बहुत सहम गए थे। सब इस बात के गए कि यदि ये एक ही तिथि पर वो हुआ होता तो वो अपनी हुकूमत से भी हाथ धो सकते थे या हाथ धो बैठते। ये आशंका उनको सताने लगी, और ये इस चिंता में बहुत मग्न हो गए कि भाई यदि इस जो यानी उनके शब्दों में तो ये बगावत थी, हमारे लिए तो स्वतंत्रता की ये क्रांति थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार के शब्दों में बगावत थी। तो अंग्रेजी सरकार ये सोचने लगी भाई यदि इस बगावत में थोड़ी सी भी गफलत होती तो हुकूमत भी जाने का क्या खतरा था उसमें। तो ये सोचने लगे कि भाई कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जो हमको कम से कम ये खबर कर दे कि साहब इस मुद्दे को देख लीजिए, वरना जो है इस पर जो शासित प्रजा है यानी भारत के लोग हैं वो बगावत कर देंगे, और माने और अंग्रेजी और आपकी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए भी वो तैयार हो जाएंगे, आपकी हुकूमत भी जा सकती है। तो उन मुद्दों पर कोई जो है उसको उन मुद्दों को की जानकारी हो जाएगी उस अंग्रेजी सरकार को, तो उन मुद्दों को वो देख लेगी। तो इस तरह से जो है उसे खिलाफ बगावत का जो अंदेशा है उससे वो मुक्त रहेंगे। तो वो एक ऐसी संस्था की फिराक में थे जो कि मुखबिरी करके, दलाली करके उनको खबर करता रहा। एक ऐसी संस्था, और संस्था भी बड़ी विचित्र हो, वो संस्था में जो लोग हों वो जो है भारत के ही लोग हों, और वो दिखाएं कि भाई हम भारत के लोगों के प्रति जो है आज़ादी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अंग्रेजी सरकार के मुखबिर हों, दलाल हों। तो इसी उद्देश्य से उस अंग्रेजी सरकार ने ही अपने किसी अंग्रेज ह्यूम के द्वारा इस कांग्रेस की स्थापना की। तो यह हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बिल्कुल अच्छी तरह जानना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज के द्वारा सिर्फ अंग्रेजी सरकार की दलाली, मुखबिरी और चमचागिरी के लिए ही वो बनाई थी। और जेएनपीसी के जो चाटुकार इतिहासकार तो खैर मैंने इस तथ्य को छिपा भी नहीं पाए थे, और उन्होंने खुद इस बात को तस्दीक किया था, कबूला था कि कांग्रेस पर एक तोहमत लगता था कि ये अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व है। तो वैसे सेफ्टी वाल्व तो उसमें जो रेलवे
कि जो भाप के इंजन, स्टीम इंजन हुआ करते थे, उसके उनको बॉयलरों में हुआ करता था। आजकल तो ये सेफ्टी वाल्व हमारे जो माँ बहन के किचन में भी जो जो उनका प्रेशर कुकर होता है उनमें भी होता है। तो ये सेफ्टी वाल्व चाहे प्रेशर कुकर में हो, चाहे रेलवे इंजन के जो रेलवे के स्टीम इंजन के जो बॉयलर में हो, सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है कि जब मान लीजिए उसके अंदर का दबाव, प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए, इतना एक्सेसिव हो जाए कि वह बर्तन को ही तोड़ दे, तो सेफ्टी वाल्व क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और थोड़ा सा प्रेशर वो निकाल देता है, और फिर उस बर्तन को, चाहे बॉयलर हो चाहे वो ये प्रेशर कुकर हो, उसको महफूज रखता है। ठीक यही काम जब अंग्रेजों के जुल्म सितम से ऊब करके हमारी अवाम अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन पर आमादा होती थी, तो यही कांग्रेस, जिसकी स्थापना अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज के द्वारा की थी, आकर के बोलते थे कि साहब जो एक मुद्दा ये आप देख लीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो बराबर ये सेफ्टी वाल्व का काम किए हैं। आगे आने वाले एपिसोड में थोड़ा और स्पष्ट किया जाएगा कि इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इसके जो मैंने उल्लेख की जाने वाले या प्रमुख मान लीजिए 3 ही आंदोलन वो हैं। एक तो जो है इसका नाम खिलाफत या असहयोग या नॉन कोऑपरेशन, जो कि 1919 से लेकर 1922 तक चला था, और दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा का, यानी सिविल डिसोबीडियंस का, जो कि 1931 के आसपास हुआ था, और तीसरा था भारत छोड़ो। इन तीनों आंदोलनों को इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उसके मुकाम तक पहुंचने के पहले ही किसी न किसी बहाने कोई न कोई तर्क दे करके इनको वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। उनको बीच में ही इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उनकी मौत दे दिया। तो सेफ्टी वाल्व की भूमिका या दलाली की भूमिका कितनी बखूबी से इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने निभाया। इस सुधांशु त्रिवेदी ने मोहनदास करमचंद गांधी इस गद्दारी को भी छिपाया। तो जहां पर ये बीजेपी कांग्रेसियों की गद्दारी को छिपाने के लिए बैठी है और कहते कि हम राष्ट्रवादी हैं, ये कभी भी राष्ट्र की रक्षा कर सकती है? आंतरिक सुरक्षा में हमारे जो आदरणीय भाई बहन है, जब भी इनको जरूरत होती है, जो उन पर आफत आती है, तो ये बीजेपी या ये मोदी महोदय उन्हीं देश विरोधी ताकतों के हवाले कर देते हैं। ये इनकी नीयत है। तो आगे आने वाले एपिसोड में स्पष्ट किया जाएगा। और इसलिए, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे अवाम जो है वो मानसिक गुलामी में फंसी हुई है। एक तो जो देश के दुश्मन जो ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, खास करके जीएनपीसी, वामदल इत्यादि जो है, उनको देश का दुश्मन नहीं मान रही है। आई बात जरूर है कि देश का दुश्मन न मानने के लिए भी बीजेपी की साजिश चल रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि बीजेपी को तो गद्दार मानिए ही, लेकिन जीएनपीसी को इस देश का दुश्मन मानिए, देश का गद्दार मानिए। ये जागरूकता होनी चाहिए। तो जितनी भी घटनाएं चल रही हैं, वो किसी न किसी बहाने जब तक इसको ये सत्ता पाने के लिए जीएनपीसी जो कुछ भी कर सकती है, और कुछ भी इसने किया भी है, तो ये बहुत गंभीर मसला है। लेकिन भारतीयता का जो प्रयास है, भारतीयता की जो भावना है, जो उसकी आवश्यकता है, जो माहौल है, इसके प्रति हमेशा सजग रहिए। उसी निगाह से आप देखेंगे, तब आपको दिखेगा कि जीएनपीसी कितनी गद्दार है।
और बीजेपी इसके सारे पापों को छिपाने वाली ये भी देश की गद्दार है। ये भारतीयता के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो तब आपको आसानी होगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।